मैं आपको वो कराची दिखाता हूँ जो मेरा ख्याल है अभी कहीं और किसी ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ उन्हीं सड़कों से, उन्हीं स्ट्रीट से, उन्हीं सियासी तंजीमों से, उसी क्लशनकोव कल्चर से रहा है। मैं क्राइम की दुनिया में था उस वक्त। वो हसीन तरीन दौर था। असल में जो कराची की बर्बादी जो है वो तुलबा तंजीम से पाबंदी हटने के बाद। APMSO PSF थे, क्या वो जमातें इनकी सरपरस्ती करती थी बाकायदा? नहीं भाई, यही तो मसला है। उस वक्त तक पता नहीं था लोगों को ये टॉर्चर वॉर्चर क्या होता है, हमने सुना भी नहीं था क्या होता है टॉर्चर। ये ड्रिल मशीन दौर होता था, ड्रिल मशीन से घुटनों में और टखनों के ऊपर छेद कर देते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उल्टा लटका के। ये जो इतना असला लाते थे उसके लिए अखराजात कहाँ से मीट करते थे? कहाँ से इनके फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से थी? ये बात अच्छा, लोग समझते हैं कि पार्टी वार्टी जो है वो पैसे देती है, पार्टी घंटा कोई पैसा नहीं देती। होता ये था कि वो पार्टी ये कहती थी आपको क्लशन चाहिए। मैं अपना जाती वाकया बता रहा हूँ ना, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मुझे क्लशन चाहिए। क्या मखसूस लोग ऐसा करते थे या सारी की सारी तंजीम लगी हुई थी? दीवार के अंदर इन्होंने एक सुराख किया हुआ था हथौड़े मार मार के। तो ये क्या करते थे, पीछे से सर देते थे और तलवार ला के सर काट देते थे। वो सर काट कर वो हाथ में उठा के उससे जो है वो घुमाते थे मोहल्ले के अंदर के, देखो हम आदमी पकड़ के लाए तो ये अंजाम होता है। इफ्तिखार चौधरी जब कराची एयरपोर्ट पर उतरे हैं, सड़कें जो हैं खून से नहला दी गई, तो उस वक्त भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और वहाँ उनकी गाड़ियाँ पुलिस की अपनी उन्होंने खुद पेश की कि ये भी जलाओ। इसके पीछे एक साइंस है। कामरान फरीदी साहब मुमताज़ तज्जियाकार हैं, तफ्तीशी अमूर के माहिर हैं, 20-25 साल तक जो हैं वो FBI में इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम करते रहे हैं। और हम ये चाहते ही हैं कि जो हमारे कराची के नाज़रीन हैं वो जो बिल्कुल आज की नौजवान नस्ल है उससे आगाही हासिल हो उनको कि उस वक्त का कराची जब वो बहुत अमन का गहवारा था, रोशनियों का शहर कहलाता था, और आज जब अचानक वो अंधेरों में डूब गया और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वहाँ कुछ तो खून जो है उसका बाकायदा जो है वो नदी नाले बहाए गए। और ऐसा मौका भी आया कि 2 बड़े ऑपरेशन करना पड़े। सियासी तौर पर हालात जो हैं वो नहायत दिगरगूं रहे। फिर इस तरह के मामलात भी पेश आए कि कई खूरेज़ी जो है, वहाँ की खूरेज़ी जो है वो इतनी मशहूर हुई कि बोरी बंद लाशें एक तरफ, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग से सरे बाज़ार लोगों का कत्ल जो है सिफाकाना वो एक तरफ, और फिर अमन जो है वो ख्वाब बन के रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हालात करवट लेते रहे। तो कामरान फरीदी साहब ये फरमाइए कि हम अगर इसको आज से 30-40 साल पहले का कराची जो है उस पर अगर गौर करना चाहें और उस आप अगर हमारे नाजरीन को उस बैकग्राउंड में ले जाएं, वो पस मंज़र दिखाएँ कि वो कराची जो बाकायदा रोशनियों का शहर था और एक बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क था बाकायदा, वो एकदम उसको नज़र खा गई है। क्या हुआ? बड़ी अफसोस और ये बड़ा दर्दनाक मामला, मेरे लिए बड़ा टची मामला भी, क्योंकि मेरा बचपन, जाहिर बात है, मेरी पैदाइश है, मेरा बचपन है शहर का। और मैं आपको वो कराची दिखाता हूँ जो मेरा ख्याल है अभी कहीं और किसी ने नहीं दिखाया होगा आपने। क्योंकि असल में जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पे बात करते हैं वो खुद स्ट्रीट पे नहीं रहे। उन्होंने तो मतलब वो स्टूडियो वाले बच्चे हैं, उन्होंने बाहर कभी तो नहीं रहे। क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ उन्हीं सड़कों से, उन्हीं स्ट्रीट से, उन्हीं सियासी तंजीमों से, उसी क्लशनकोव कल्चर से रहा है। मैं क्राइम की दुनिया में था उस वक्त। तो मैं आपको लिए चलता हूँ और फिर बद से बदतर हालात किस तरह होते रहे, फिर हम इंशाल्लाह जैसे सिलसिला रहा तो कवर करते रहेंगे कराची को। ये एक सिटिंग नहीं है, इंशाल्लाह एक से ज़्यादा होंगी हमारी। तो मैं 80 से लेके चलता हूँ, जिस वक्त 80 की दिहाई जो थी, यानी ये वो वक्त था जब कराची में सिर्फ़ और सिर्फ सुकून और एक जो रोशनियों का शहर, असल में वो जो था वो 70 से 80 की दिहाई वो रोशनियों का शहर था। ये वो शहर है जिसको पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसलिए ब्रेड बास्केट कहा जाता है कि आप अगर देखेंगे तो सारी पूरे पाकिस्तान से ज़रिया माश के लिए नौकरी के लिए लोग वहाँ, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ये सब आगे पाकिस्तान में। और ये ऐसा शहर था जिसने सबको कबूल किया। यानी ऐसे कोई आपने कोई मिसाल नहीं देखेंगे दुनिया में कि एक ऐसा शहर जिसने सबको कबूल किया, सबके लिए रोज़गार का ज़रिया भी बना, काम भी था, और एक शाम की एक सोशल गैदरिंग थी, कराची की ठंडी हवाएं और रोशनी और वो एक नाइट लाइफ उसकी और खाबे, और ये बड़ी बड़ी अजीब जगह। और यही वजह है कि आज जो मेरा दिल तड़पता है उस शहर के लिए वो इसी वजह से कि मैंने वो वक्त देखा हुआ है। अल्लाह करे कि वक्त कभी आ गया नहीं भाई। वो जो वक्त था कराची का, वो असल में उस वक्त भी देखें, गुंडागर्दी बदमाशी ये तो हमारा एक
है ही ना, पार्ट ऑफ कल्चर कह लीजिए हम इसको, जिसको इंडिया की ज़बान में, वो हमारे ज़बान नहीं है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदी ज़बान, भाई कल्चर अलग है, वो भाई हमारे यहाँ नहीं होता, हमारा तो गुंडागर्दी कल्चर था। तो उस वक्त ज़माने में जगह जगह इलाके, हर इलाके की बदमाश होता था, हर इलाके में, शब्बीरा हो गया, असगर बिहारी है, उस ज़माने में बलोच, अजीज़ बलोच था, या कासिम खटक था, ये हर इलाके में। और अच्छा, सारे जो जो जितने बदमाश थे हर इलाके में, वो इलाके के जो अहले मकी हैं उनके लिहाज से होते हैं। अगर बलोचों का इलाका तो बलोच का बदमाश है, और अगर पठानों का इलाका है, एनपी वाला और ये सारा इलाका है, तो उन्हें पठानों का बदमाश होता था। तो ये पंजाबी का जो इलाका है, पंजाबी बदमाश। तो ये हर जगह ऐसा नहीं था कि कोई एक रंगी टाउन में असगर बिहारी चल रहा था, तो हर एक जगह का एक अलग फ्लेवर था। और वो कोई ऐसे बदमाश खुदा न खास्ता ऐसा नहीं था कि वो किसी को, वो बाकायदा हिफाजत करते थे। यानी वो पंचायत होती थी, पुलिस का मामला आपको पता है, हमारे एक दिलेमा है, ये हमारा आपका जाती दिलेमा है कि पुलिस हमारे यहाँ जो है खास कुछ ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं होती। तो अगर किसी औरत को, किसी को तकलीफ हो, कोई तंग कर रहा है, वो इलाके के बदमाश के पास जाती थी, वो बदमाश पेशी लगवा देता था, और वो सुकून कायम रखता था इलाके का। ऐसा नहीं था कोई भत्ते ले रहा है, किसी को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, नहीं, वो इलाका बदमाश। और पंचायत शाम को बैठती थी, मैं गुलशन में बैठता था। मेरी पैदाइश लियाकताबाद की, लालूखेत जिसको 10 नंबर कहा जाता है, वो मेरी पैदाइश है, जाए पैदाइश मेरी वहाँ है। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ तो गुलशन इकबाल, जब मेरे अब्बा ने देख लिया कि इसके हालात ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, तो वो गुलशन इकबाल, और उस वक्त डेवलपमेंट, वो गुलशन इकबाल नया एरिया था, पॉश इलाकों में होता था, मीडियम जो लोग थे वो ज़्यादा मूव हो रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ भी फिर वही बदमाशी कल्चर शुरू हो गया था। वहाँ पे रहीम बलोच, रहीम मामा कहलाते थे वो, वहाँ उस वक्त बदमाश होते थे। मेरा बैठना रहीम मामा के साथ था, वो ग्रुप था हमारा। तो लेकिन शाम को यही कि शाम को पंचायत लगती थी, सब लड़के आपस में बैठते थे, हम अपना वो बातें, वही चाय सिगरेट जो था गटर के ढक्कन पे बैठ के, तो 2 से शुरू होते थे, फिर जैसे से रात ढलती आती थी वो 11-12 बजे तक जो था वो 25-50 लोग आके बैठ जाते थे। और ये रोज का काम था हमारा, रोज को बैठना था। और कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसी चीज, इलाके का बदमाश मेक श्योर करता था कि इलाके में कोई और क्राइम बाहर से आके ना करे, कोई ऐसा क्रिमिनल ना हो, कोई ऐसा छोटी मोटी चोरी पॉकेटमारी होती थी, लेकिन ये कि ये डकैतियां, ये बड़ी पैमाने पर डकैतियां कराची में कभी नहीं होता था। कि कभी कोई औरत अगवा, आपने कभी शाज़ो नादिर सुना को औरत अगवा हो गई या किसी की असमत दरी हो गई खुदा न खास्ता, या कोई कत्ल मर्डर जो होता था, वो मतलब एक अगर कत्ल हो गया किसी इलाके में तो पूरे कराची में कोहराम मच जाता था कि फलां इलाके में मर्डर हो गया। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत, जैसे अब तो कोई बात ही नहीं हो गई है। तो वो एक अच्छा दौर मैंने देखा कराची का, वो हसीन तरीन दौर था। फिर मसला ये हुआ कि, और अच्छी बात मेरा ख्याल ये थी कि ज़िया-उल हक साहब ने जो है इन पे पाबंदी लगाई थी तलबा तंजीमों के ऊपर। वो शायद उनका एक विजन था, और हर कोई चल रहा है तलबा तंजीम पाबंदी है, पाबंदी है, पाबंदी है। और पार्टियों को भी स्क्रूटनाइज किया करते थे, ऐसा नहीं है कि किसी हर पार्टी को जो इजाज़त थी, कोई असले का कोई काम था नहीं। हमारे ज़माने में एक आप जमीयत ही होती थी एक, जिसका एक जमात इस्लामी कराची में, वो जमीयत कॉलेज में होती थी, जमात इस्लामी थी वो, जो असल में असल तलबा तंजीमों में जिनका नाम आता था। और वो नज़रियाती लोग थे, ऐसा नहीं था कि कोई, उस जमाने में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन भी थी जो PSF, वो बहुत दब के काम करती, लेकिन वो सारे जो लड़के थे वो नजरियाती लड़के थे, उनका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अगर बहुत से बात हो भी गया तो वो डंडे लाठी चलता था, वो गनों वनों तक बात नहीं आती थी। वो लाठी चल गई, डंडा मार गया, सर फट गया, अगले दिन फिर बैठे, पट्टी लगा के आ गए, फिर मिल गया, गले मिल गए, फिर बैठे वही कैंटीन में बैठ के साथ चाय पी रहे हैं। तो ये जब बाकायदा तौर पर उस वक्त जो था वो तलबा तंजीम पर पाबंदी थी, जब ये पाबंदी उठाई गई तो कराची में बुराई शुरू हो गई। फिर कराची में तलबा तंजीमों से, यानी क्योंकि उस वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी उसमें ऐसा बदमाशी का कल्चर था नहीं, खोज भी नहीं थी, कोई हिफाजत करते थे एक दूसरे की, मेक श्योर करते थे कि, और जो तलबा तंजीमें थी उनका काम, असल जो काम था वो इसलिए नहीं था कि ये गुंडागर्दी करें या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करें। उनका काम असल में होता था कि जो तलबा जो एग्जाम के ज़माने में आ रहे हैं, कोई टेस्ट होते हैं, कुछ होता है, जो बेसिकली एडमिशन के लिए जब होते थे, एडमिशन का जब टाइम होता था तब ये ज़्यादा फाल होती। हर स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का कैंप लगता था, वो स्टूडेंट की खिदमत का फॉर्म भरवाना है, कहाँ जमा कराना है, फीस कहाँ से होनी, वो बाकायदा है असाइन करते थे लोगों को कि आप जाके ये हेल्प करें। ये अच्छे दौर की बात कर रहा हूँ। फिर बुराई की तरफ मामला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर तलबा तंजीम जब पाबंदी बाकायदा तौर पर हट गई तो फिर ये तलबा तंजीमें जो थी ये बदमाशी का विंग बन गया। यानी ये जो था ये गुंडागर्द जमातें बनना शुरू हो गई मेन स्ट्रीम पार्टियों की। हर मेन स्ट्रीम पार्टी की जमात, उसकी तलबा तंजीम, क्योंकि यंगस्टर चाहिए थे उनको, वो उनको मिल जाते थे, उन्होंने इससे वो बदमाशी का कल्चर शुरू होना। कीप इन माइंड कि ये हमारा अफगानिस्तान वाला मामला भी जो था वो कोल्ड वॉर वो चल रही थी, जो असला जो तो वहाँ से वो जिसको कहते हैं कि हेरोइन और क्लशनकोव जो आना शुरू हुई, तो वो हेरोइन और क्लशनकोव पाकिस्तान में फिर आना शुरू हुई, और फिर तलबा के पास जो था वो ऑटोमेटिक क्लशनकोव आना शुरू हो गई तंजीमों के लिए। और जब वो आना शुरू हुई तो फिर
कब्जे का दौर शुरू हो गया कि ये कॉलेज तुम्हारा, ये मेरा। जैसे एक ज़माने मस्जिद का होता था कि ये फलां सेक्ट की मस्जिद है, बरेलवी, देवबंदी। तो ये अब दौर आना शुरू हो गया कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ताकत के कि टेक ओवर किसको करना है। तो वो टेक ओवर के लिए असला चाहिए, लड़ना है आपको। तो वहां से बुराई होना शुरू। ये बुनियाद थी असल में। जो कराची की बर्बादी जो है वो तुलबा तंजीम से पाबंदी हटने के बाद, ये लेट 80s की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त आपको ये बुराई होना शुरू हो गई। फिर कराची की एक पार्टी, वो जो कराची के नाम पर उन्होंने बनाई या शुरू की, तो उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। फिर उन्होंने अगवा तावान शुरू कर दिया। यानी अगवा तावान तो क्या कहिए, तावान शायद नहीं कहना होगा, लेकिन अगवा करना शुरू कर दिया घरों से। होता ये था, समझाने के लिए कह रहा हूँ नहीं भाई, कि जैसे कराची में कॉलेज में, मैं नेशनल कॉलेज में था, वहाँ लड़ाई हुई। अब कॉलेज की लड़ाई कॉलेज में रहनी है। अब वो मोहल्ले का लड़का जो मेरे साथ कॉलेज में लड़के गया हुआ है दूसरी तंजीम का, जब हम मोहल्ले में बैठे वो साथ बैठा, फिर अगले जाके दिन कॉलेज में आके फिर हम लड़ रहे हैं, मोहल्ले में आके फिर हम बैठ के साथ बैठ के सिगरेट है वही चाय चल रही है हमारी। जब ये लिसानियत का मामला शुरू हुआ और तफरीक शुरू हुई लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, उस वक्त फिर ये मसला हुआ कि अब आप कॉलेज में लड़के आए, वो जमात जो है वो चूंकि आपके मोहल्ले में या इलाकों में है तो वो आपको घर से उठा लेते थे। अब वो मामले जो कॉलेज की लड़ाई है अब वो मोहल्लों में होना शुरू हो गई। जगह जगह हर इलाके में अब रहना मुश्किल हो जाए। अब आप जी कुछ कॉलेज में क्लैश हो, आप घर नहीं आ सकते वापस। तो मेरे साथ खुद ये रहा है कि मैं जब कॉलेज में हमारे क्लैश होता, घर नहीं आ सकता, घर में वो इंतजार कर रहे होते घर के बाहर बैठे हुए। कॉलेज से अब कहीं और जा रहे हैं, किसी और इलाके में जाके बैठ रहे हैं जहाँ उनकी अक्सरियत ना हो या ऐसा मामला हो। फिर ड्रग का मामला जब, और हेरोइन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई, कराची बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलमूम तो आई, लेकिन ये हेरोइन का मामला जब ड्रग्स आना शुरू होती है, और हेरोइन जैसी ड्रग जो मूजी ड्रग्स थी, तो फिर उसमें भी ये होता है कि उसमें ड्रग डेन बनना शुरू हो गया, स्लम जिसको कहते हैं, वो इलाके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर लड़ाई झगड़ा। एक इलाके में किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन लेगा, किसका जोर होगा, क्योंकि उसने फिर अपने करिंदे खड़े करके बेचना है, तो उसको इलाके का कंट्रोल चाहिए। वो कंट्रोल बगैर लड़ाई झगड़े के, असले के तो नहीं आएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये हेरोइन और क्लशन एक साथ जो आई तो ये बर्बादी का सिलसिला बनना शुरू हो। उसके बाद फिर नौजवान जिनके पास असला आया था उन सब ने वो ज़माने में इंडियन फिल्म में वीसीआर का दौर था, उन सबको हीरो बनना होता था। तो मुझे लगता है कि सिगरेट पी के और कंधे पे क्लशन डाल के हीरो बनते हैं, वो हीरो के बजाय कुछ और बनना शुरू हुए, और वो लड़ाई झगड़ों की तरफ मामला आया। जैसे जैसे असला आता गया लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। अच्छा, एक चीज़ ये कि चले वो असला आया था, मुस्तलबा तंजीमें या तंजीमें जो थी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम या लसानी या गैर लसानी जो नेशनल पार्टियां भी थी जिसमें, तो उनके लिए वो असला आया था, वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो चूंकि असला जब नौजवानों के हाथ में आ गया तो अब उन्होंने क्या किया कि अब उनको घर का खर्चा चलाना है, मसले भी हैं उनके पास, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वो असला फिर इस्तेमाल होना शुरू हुआ लूट फाट में, फिर वो जब रॉबरियां और फिर छिन्ना झपटी, और वो एक दौर इस तरह से ये शुरू होना हो गया। एक बात ये बताएं कि क्या ये जो मतलब वो जो महाजरों की तंजीम थी, लिसानी बुनियाद पे थी ना, APMSO, PSF थी पीपल्स पार्टी की, दोनों बड़ी जमातें थी, कौमी जमातें, उनकी ये सियासी जमातें जो थी ये उनके बाकायदा तलबा विंग थे, और क्या वो जमातें इनकी सरपरस्ती करती थी बाकायदा? नहीं भाई, यही तो मसला है। अच्छा, अब तो ये आपने तो 2 नाम ले दिए, ठीक है। यहां पर कराची में हर कॉलेज के अंदर, क्योंकि अब ये कीप इन माइंड, कराची जो है वो, मैंने आपको पता, बाहर से लोग आते थे, अब उनके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो मेरे कॉलेज की मैं आपको मिसाल बताता हूँ, बाकी तो ये कराची यूनिवर्सिटी, जामा कराची, हर जगह बैठता था हम लोग जाके, NAD सब, NAD होगी यूनिवर्सिटी, जामा कराची, कराची यूनिवर्सिटी कहा जाता है, प्रीमियर कॉलेज, DJ कॉलेज, ये बड़े बड़े कॉलेज हैं कराची के, जिना कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू आर्ट्स कॉलेज, लियारी। यहां अब मैं तंजीमों का नाम गिनवाता हूं आपको, जरा सुनिए। पहले हो गई सबसे बड़ी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये MQM का बगल बच्चा जमात थी, इसमें सारे उर्दू स्पीकिंग थे, इनके पास नंबर ज्यादा होते थे क्योंकि जाहिर बात है लोकल है, फिर बाकी सारे मेहमान थे। उसके बाद थी जमीयत, वो बड़े स्ट्रांग थे क्योंकि वो मजहबी हिसाब से जो वो सियासत और मजहब साथ लेके चलने वाले। उसके अलावा फिर पीपल्स पार्टी की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, PSF फिर आई। अच्छा, फिर एक और बड़ी स्ट्रांग थी जो कि असलहे के लिहाज से बड़ी स्ट्रांग थी, वो थी PSF पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन। उन्होंने अपने नाम को फिर PSF से हटा के फिर उन्होंने पख्तून SF कर लिया। अच्छा, उसके अलावा फिर PPI पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, ये बड़ी खतरनाक है, इनका भी चक्कर था, ये इकट्ठे हो गए थे, ये 2-3 जमातें मिलके, जी, ये दोनों मिलके बनाया पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। फिर इसमें इस्लामी मामला, जब चूंकि जमीयत जो है वो इस्लाम के हिसाब से होती थी, तो फिर अहले तशरीयों की जो एक जमात है, इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इमामिया वाले, वो इमामिया अलग है, अब उनका भी काम है, वो भी शुरू है मामलात के अंदर। अच्छा, फिर जो उस वक्त एक सिंध की पार्टी बड़ी मशहूर, क्योंकि वो GM सैयद साहब की जो थी,
तो वो चलती थी जीएसएन स्टूडेंट, वो जसाफ के नाम से चलती थी, जीएसएसएफ, जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन, जसाफ। जीएसएन जिनकी जमात थी, जी जीएसएन उनकी जमात थी, वो उसका उनकी जो उन्होंने जमात बनाई उसका नाम था जसाफ, जेएसएसएफ, जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन, वो भी थे। ये मैंने आपको बड़ी तंजीमों का नाम लिया, छोटी छोटी तो फिर आपको मैं 5 और 7 और लग लूंगा। उसमें एक थी सखीटोला स्टूडेंट फेडरेशन, एसटीएसएफ भी थी वहां पे, सखीटोला, वो चरसी थे सारे। अब ये सारा, अब आप सोचिए खिचड़ी, यहां पे ये सब है, सबके पास असला है, और हर एक दिन किसी ना किसी की लड़ाई है। वो कॉलेज में जो, चलो इनका काम तो केओस करना है, अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉलेज बंद है, एक महीना बंद है, इसका बंदा मर गया, उसका बंदा मर गया, यहां लड़ाई हो गई, वहां। अच्छा, अब इससे नुकसान ये हुआ चूंकि अब ऑर्गेनाइज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी अगर नेशनल कॉलेज में लड़ाई हो रही है तो फौरन जो है वो बंदा बाइक पे भागता था जाके, बता, उसको मोबाइल का तो दौर था नहीं, तो मोटरसाइकिल चलती थी वहां पे, वो जाके दूसरे कॉलेज में खबर करता था कि भाई हो गया, अब तुम यहां शुरू कर दो। तो वो एक लड़ाई जो शुरू हुई, चाहे वो जामा कराची में हो या एनडी यूनिवर्सिटी, वो पूरे कराची के हर कॉलेज के अंदर, अब मिसाल के तौर पे कहते हैं जैसे पीपल्स पार्टी की और जमीयत की लड़ाई हो गई, पीएसएफ की जमीयत की लड़ाई है। अब अगर हमने टेक ओवर किया नेशनल कॉलेज को, क्योंकि हमारी वहां पे जो है वो स्ट्रांग होल्ड है, अब जहां पे जमीयत का स्ट्रांग होल्ड, वो पीएसएफ को निकाल देंगे वहां से, और पीएसएफ का कोई लड़का अंदर नहीं आ सकता, और वहां बाहर से आपस में लड़ाई हो रही है। और ये होते 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 पूरे कराची के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में ये लड़ाई फैल जाएगी। अब तालीम का मामला हो गया खत्म, अब हो गया लड़ाई झगड़े का मामला। फिर वो लड़ाई झगड़े के साथ साथ मोहल्ले में लिसानी, फिर जो मैंने आप जैसे जिक्र किया एपीएमएसओ, अब वो एक अलग ही नई शक्ल लेके आ गए। उस वक्त तक पता नहीं था लोगों को ये टॉर्चर वॉर्चर क्या होता है, हमने सुना भी नहीं था क्या होता है टॉर्चर। अब वो जब अगवा करके लेके जाते थे, जब अगवा कर लिया, उठा लिया, तो फिर उन्होंने करना था टॉर्चर, वार्निंग मार। पहले तो हमारे दौर में तो वो लाते गुस्से मार दिया, बेल्ट मार दी, बहुत बेल्ट का डंडा चलता था। अब चूंकि गने भी हैं और अब ये जिद्दत भी लेके आनी है, तो उन्होंने टॉर्चर के ऐसे ऐसे तरीके निकाले, अल-अमान हलफीज, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये ड्रिल मशीन दौर होता था, ड्रिल मशीन से घुटनों में और टखनों के ऊपर छेद कर देते थे। बड़ा सिफाकाना इक़दाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उल्टा लटका के ऐसी बातें भी कि जिस्म के अंदर वो हमारे, आपको पता ना नहीं भाई, आज पता नहीं करा पाकिस्तान में मिलती वो पेप्सी की 2 लीटर की जो 1.5 लीटर की बोतल होती है, उस वक्त शीशे की आती थी, वो अब तो प्लास्टिक की होती है, वो पहले शीशे की होती थी। तो वो जिस्म में वो जो गलत जगह से वो दाखिल करके उसको तोड़ देते थे अंदर, ये भी करते थे। ये लड़के माजूर करते, अब माजूर ही है। अब आप देखिए उसके साथ क्या होगा, किसी का कहीं से कटा हुआ है, कहीं कोई फटा हुआ है, कहीं कुछ। तो हमारा दौर जो था वो लंगड़ा लूला काना ये वाला दौर नहीं था। वो नहीं, वो एक जो बदमाशों के ये होता ना कि फला लंगड़ा फला काना फला, ये वो दौर नहीं था। यानी ये वो जो मेरा दौर था वो एक मोहल्ले का शरीफ बदमाश बेचारा। और फिर ये जो सफाकाना अमल आया, और फिर अब जाहिर बात है, अब जिसका आप आदमी उठाएंगे उसका ड्रिल मशीन पे करेंगे, तो दूसरी पार्टी भी यही करेगी। इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, कि इंस्टीट्यूट बन गया सिखाने का कि टॉर्चर कैसे होता है। फिर उन्होंने दूसरी जमातों ने इसी की देखा देखी, उन्होंने भी इनके वही करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और बात कामरान भाई, कि ये जो इतना असला लाते थे, इतने अखराजात थे इनके, और ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आने के लिए आगे निकलने की दौड़ जो थी, उसके लिए अखराजात कहाँ से मीट करते थे? कहाँ से इनके फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से थी? ये बात, अच्छा, लोग समझते हैं कि पार्टी जो है वो पैसे देती है, पार्टी घंटा कोई पैसा नहीं देती। होता ये था कि वो पार्टी ये कहती थी आपको क्लशन चाहिए, मैं अपना जाती वाकया बता रहा हूँ ना, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मुझे क्लशन चाहिए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे क्लशन चाहिए। बोली अच्छा जाओ एक काम करो। उस जमाने में पिजारो और ये लैंड क्रूजर नई आना शुरू हुई थी कराची में। उन्होंने कहा जाओ छीन के ले आओ। अच्छा, हाँ जाओ छीन के ले आओ। मुझे कहा जाओ छीनो। अच्छा, पार्टी फंडिंग नहीं करती थी, पार्टी ये तरीके बताती थी भाई। तो उसमें पीछे आपको मैं बताता हूँ ना दर्द भरी दास्तान क्या है। अब हम बच्चे थे, मेरी तो मूछें नहीं निकली थी, नहीं भाई, मेरे तो मसे, मतलब मेरा तो रुआ निकला था उस वक्त। तो अब मेरे जो बड़ा था कॉलेज का, मैंने कहा मुझे क्लशन चाहिए। वो फलां बाजी ये कह रही हैं कि वो तुम क्लशन, बोलता हाँ चलो बैठो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। वो डिफेंस के एरिया में गए, वहाँ एक रेड कारपेट जगह होती है, वो देखता रहा। वो पहले कर रहा था ये काम, तो हम उसके पीछे लग गए, और उसने जो है वो गाड़ी पिजारो जो है उसके पीछे लगा, और वो उसमें गार्ड भी होता था। ऐसा नहीं कि वो जब तुमको पता गाड़ी छीन के, तो उन्होंने गार्ड रखने शुरू कर दिए थे। वो चौकीदार या गार्ड या कोई ड्राइवर कुछ होता था, उसके पास असला होता था। तो हम दोनों तरफ से गए, उसकी खैर छीन ली। अब हमने जब वो गाड़ी छीनी है, तो वो गाड़ी हमें तो पता नहीं, हमने तो गाड़ी दे के क्लशन ले ली एक। उस वक्त क्लशन की प्राइस नहीं भाई 3000 रुपए थी, 3000 रुपए की क्लशन मिलती थी। अब उस खातून ने वो गाड़ी हमसे जो ली है, वो बिकती थी 50,000 रुपए की। हमें तो पता नहीं, हम बच्चे, हम 50,000 की गाड़ियां छीन के वो 50,000 की बेचती थी जाके वो गाड़ी को। वो बलूचिस्तान जाके खुल जाती थी,
और या उसका विन नंबर चेंज हो जाता था, वो चेंज होकर फिर दोबारा बिक जाती थी वो गाड़ी पेपर बन के। तो वो 50,000 से 60,000 की बिकती, उस जमाने 50-60,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो हमसे 3,000 की गाड़ी लेती थी, हमें तो हाथ में लॉलीपॉप दे दिया, हम बड़े खुश हैं क्लाशन लेके, और हमारा जो है वो देखिए आप। तो अगर मैं अपने लिए वो छीन के बेचता तो 50,000 रुपए मुझे मिलते, लेकिन अकल चूंकि हम बच्चे थे, पता था नहीं, और सबके साथ यही था वहां पे। तो उन्होंने सिखाया बाकायदा तौर पर, सियासी जमातों ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पैसा कमाने का तरीका बताया। बैंक लूट लो, घरों में डकैतियां मारो, और बैंक लूटने के लिए हर पार्टी का थाने के अंदर आदमी जो एसएचओ के साथ सेटिंग होती थी। अब जो हमारे लोग जो अगर बैंक लूटते थे तो वो किस तरह लूटते थे, वो पहले थाने वाले को जाकर बताते थे कि मैं 11 से 11:30 के दरमियान ये बैंक लूट रहा हूं, 11:30 के दरमियान बैंक लूट रहा हूं। वो जो एसएचओ को बताता कि मोबाइल हटा लेना, कोई आए ना उस वक्त, जाके बैंक लूटा। फिर वो उसका हिस्सा 30 से 50% थाने को जाता था, 30 to 50%। तो वो क्या करते थे, वो भी पुलिस वाले बड़े होशियार थे, वो जाके बैंक से फिगर निकालते थे कितना लेके गया टोटल। उनको अभी क्या है ना, नहीं यार सिर्फ लाख रुपए ही मिले, बोला चलो ये रहा पर्ची ये रही। तो वो बड़ी ईमानदारी से ये काम करते थे। तो वो बड़ा उनके पास बैंक से पर्चा लेके आते। तो हम कभी बैंक वाले को बोलते थे खुदा अगर पुलिस आई ना, अब मैनेजर को बोलता था लूट रहे हैं, उसको बोला ओए पुलिस आए ना, तूने 25 कम ही बताने, वरना बताया मैं फिर आऊंगा कल तेरे घर पे। तो हाँ, हमने ये जारी बात है, वो पुलिस वाला जो पर्चा लेके बैठा हुआ आपके साथ, वहां बटाई हो रही है रात को। तो अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि फिर घरों में जो ये तक तो चलो ठीक है बैंक लूट रहे हैं, ठीक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं अब बैंक भी एक हद तक ये लूटेंगे। कितने बैंक लूट लेंगे अब रोज? अब एक हमारी जमात तो नहीं लूट रही है, सारे लूट रहे हैं। तो अब तो वहां तो ये हो रहा है हफ्ते में 3 बार बैंक लूट रहा है। फिर शुरू करना किया भत्ता, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, जो बेचारे गरीब परचून की दुकान है उसको जाके गए, उससे हफ्ता बांध दिया, जहां जिसकी है उसने भत्ता लेना है, उसका भत्ता ले लिया, और उसको पर्ची लिख के चले आते थे कि ताकि अच्छा पर्ची होती थी भत्ते की, बाकायदा तौर पे आपने पर्ची उससे लिए 10,000 रुपए ले लिए, हर महीने फला तारीख को 10,000 देने। उसके बाद हम उसको पर्ची देते थे, उस पर डेट तारीख लिखी होती थी, दाम लिखा होता था कि ये तुम्हें देके जाए, ताकि अगर हमारी पार्टी का कोई और आदमी लेने आया ना भत्ता, उसको पर्ची दिखाना भाई मैं दे चुका हूं। यही काम हमने शुरू किया। जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डबल रोटी की डिस्ट्रीब्यूशन वाले या फलाना वाले, उन सबको लूटते थे, उनसे कैश ले लिया, उनको पर्ची दे दी, क्योंकि ताकि वो कोई और अगर किसी और इलाके में जा रहे हैं, वो बोले भाई दोबारा तो नहीं लूट सकता मैं, तो वो पर्ची दिखा देना, वो 30 डेज की उसमें तुम्हारे पर छूट है, 30 दिन के बाद दोबारा लूटेंगे आगे तुम्हें, अभी 30 दिन की तुम्हारे पास ये हमने ग्रेस पीरियड दे दिया। ऑर्गेनाइज काम था पूरा माशाल्लाह। यहां तक चलो हो गया, होना शुरू हुआ, डकैतियां हुई घरों में, फिर बच्चियों के जहेज, क्योंकि वो कोई हमारे रुझान तो था नहीं, लॉकर वॉकर औरतें जेवर बनाती थी, आपको पता है हमारा कल्चर क्या है, घरों में रखे संदूक में वो जेवर रखा हुआ है, अब उस संदूक में जेवर रखा, वो किसका है? वो हमारा है। सो बच्चियों के जहेज लुटना शुरू हो गए। अच्छा, एक और बात कामरान भाई, एक और बात, यहाँ सवाल आम शहरी भी ये पूछता है कि जब एक जमात जो है उसकी ज़ेली तंजीम है तलबा तंजीम, अब तलबा तंजीम जो है पूरी की पूरी मतलब APMSO, इस्लामी जमात तलबा, MSF, PSF या मुश्तरका PPI जो है, ये सारी की सारी पार्टियाँ जो तलबा तंजीमें थीं, ये सारे के सारे मामलात सारे लोग इसमें शामिल थे, या कोई मखसूस अस्करी विंग थे इनके, जो डकैती कौन करता था, अगवा कौन करता था, कत्ल कौन मतलब वो तंजीमी काम भी कर रहे हैं और साथ ये जराइम भी कर रहे हैं? नहीं भाई, यही तो मसला है, सियासत तो थी नहीं ना कोई सियासी, हमें तो सिर्फ ये पता था जी भुट्टो सदा जी, बस एक नारा आता है हमें, उसके बाद हमने पैदा करनी है जाके। अच्छा, अपने भी खर्चे हैं ना, खर्चे अपने भी ज्यादा हैं, जूते कपड़े भी खरीदने, अब घर वालों के पास तो नहीं जाएंगे आप रोज गोल्ड लीफ की डब्बी खरीदने के लिए, बाप एक थप्पड़ मार चले तेरी ऐसी की तैसी। तो हमने खर्चे पूरे करने, अब असला है, रोब है तो करना है। वो भत्ता जो आ रहा है उसका कुछ परसेंट जो है वो वहां जा रहा है पार्टी में, कुछ परसेंट जा रहा है हमारे अपने खर्चों के लिए उसका, लेकिन ज्यादातर वो ले लेते सारे एक हमाम में सब नंगे। अच्छा, असला चाहिए ना। अब अच्छा, जो तंजीम असला नहीं होगा वो कैसे सरवाइव करेगी? मेरा सवाल ये है कि क्या मखसूस लोग ऐसा करते थे या सारी की सारी तंजीम लगी हुई थी? मतलब इस्लामी जमात तलबा है या APMSO है, PSF है, तो उनकी सारी पार्टी इसी काम पे लगी हुई थी, या कुछ चंद लोग ऐसा करते थे? उज़ैर बलोच आ गया, रहमान डकैत आ गया, तो सौलत मिर्ज़ा आ गया, तो क्या ये लोग जो थे वो मखसूस थे ऐसा काम करने वाले, या हर तंजीम का हर कारकुन ये करता था? मैं समझाता हूं आपको। देखिए, तंजीम में आता वो था जिसको बदमाशी का या कुछ करने का शौक होता, कोई कोई सियासत वैसा थोड़ी करते थे, हमारा कोई और काम तो था नहीं, सारा दिन कैंटीन के बाहर बैठना यही काम था। सुबह जाते थे कैंटीन के बाहर बैठते थे, कभी क्लास वास तो किसी ने देखी नहीं। जो तलबा तंजीम में जो लोग लड़के आते थे उनको बदमाशी का शौक होता था, क्योंकि लड़ाई होती है ना, शरीफ आदमी का तो काम ही नहीं है। शरीफ आदमी क्यों तलबा तंजीम ज्वाइन करेगा? उसको क्या मिल रहा है वहां पे, यानी उसका फायदा क्या?
उसको क्लास जा नहीं सकता। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो कॉलेज की क्लास में होता था। हमारा हम में से कोई भी किसी ने कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं जिसने कभी अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी जिसने अंदर क्लासरूम की शक्ल भी देखी हो, पता ही नहीं क्लास कहां है। वल्लाह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं अपनी जाती, मुझे ये नहीं पता मेरी क्लासरूम कहां पर है, मेरा टीचर कौन है, मेरे पास मैंने कोई किताब ही नहीं खरीदी। एक और बात जो है वो मंजर आम पे आई थी कि जी जो गैर तलबा अनासिर थे वो भी तलबा तंजीमों के मेंबर थे, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलती थी ना, क्योंकि आपको सियासी पार्टी जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। अब आप डकैती कर रहे हैं अपने तौर पे, पुलिस उठाएगी। अगर आप सियासी जमात के साथ हैं तो 100 लड़का थाने के सामने खड़ा हो जाएगा, एसडीएम के सामने। अब हमारा लड़का किसी डकैती में बंद हो गया, मिसाल देता हूं आपको यार, ये मतलब लिटरल मिसाल है कि हमारा बंदा बंद हो गया, हम पहुंच गए एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर, उसको अंदर पहुंच बैठे हुए थे सब, क्या हुआ, बंदा बंद है, खोलो। वो थाने कॉल कर रहा है, मैं अकेला हूं, सब एसडीएम के ऑफिस में अकेला गया हूं मैं। वो कॉल कर रहा है थाने, गुलचंद थाने, ओ खुदा के बंदे तुमने किसका बंदा उठा लिया यार, ये 100 आदमी मेरे ऑफिस के अंदर खड़े हुए, बंदा छोड़ो बाहर उसका। अब जो नॉर्मल गुंडे अनासिर थे जिनको पैदा करनी थी, डकैत थे, शराब पीने वाले थे, जिधर ये उल्टे पुल्टे काम करने वाले थे, ये सब आके ज्वाइन कर लिया इन्होंने। अब उनका कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं है, बैठते वो सब वहां पर है वो तंजीमों का हिस्सा, लेकिन वो है उनका काम डकैती। अब बिलाल शेख मेरे उस्ताद रहे, उस्ताद मोहतरम, ये गार्ड भी थे जरदारी साहब के, इनको कुछ अर्सा पहले ही हलाक किया है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी इनके ऊपर। तो मेरे जो गुरु थे, मेरे जो बड़े थे, वो बल्कि सबके वो बिलाल शेख होते थे उस जमाने में। उसने इंट्रोड्यूस हमको बताया था कि अब इससे एक और नहीं भाई, हम एक बात यहां पे और मैं ऐड कर दूं। देखें यहां तक तो डकैतियां वकैतियां, फिर जब मामला हुआ अगवा तावान वाला, किडनैपिंग फॉर रैंसम। अब हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो मुतवस्सित तबके का आदमी, उसका बच्चा तो आप नहीं उठाएंगे, आपने उठाना है जिसकी फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, उनका बच्चा। अब आप मनियार प्लास्टिक वाले का बच्चा उठा लिया, कोको कोला वाले का उठा लिया, पाकोला वाले का उठा लिया, इग्लू वाले का हर एक का बच्चा उठा रहे हैं। वो तो ठा करके, उस जमाने में सिक्योरिटी को लोग रखते नहीं थे, ऐसा था नहीं, बच्चा उठा लिया, फिर उनसे करोड़ों में तावान, उसकी पूरी हम देखते थे कि कितना हिसाब किताब है उसका, और करोड़ों में तावान होता था, करोड़ों में तावान, यानी फिर उससे करोड़ों में पैसे लेके बच्चा छोड़ते थे। उसमें थानादार इन्वॉल्व होता था, थाना इन्वॉल्व तो कभी होता भी नहीं था, आप कुछ सुनते भी नहीं थे, वो कोई और इदारा था नहीं ऐसा। अब आप ये सोचिए, अब जिन लोगों की फैक्ट्रियां हैं वो हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए बॉडी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड और ये मोहल्ले में गार्ड, ये सारी चीजें, ये बाद में फिर बैरिकेड लगना शुरू हो गए। कराची बर्बाद कहां से हुआ, क्योंकि जब ये मोहल्ले में डकैतियां, ये अगवा तवान, ये सारी चीजें बढ़ी तो उन्होंने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिए। अब आप कराची में जब जाएंगे तो वो हर स्ट्रीट के बाहर एक बैरिकेड लगा हुआ है, आप वो गेट बना हुआ है, आप अंदर नहीं घुस सकते। अब देखिए शुरू सड़कें बंद हो गई। अब सोचिए, अब कोई निजाम ही नहीं है, कोई ये डिजाइन तो शहर इसलिए नहीं हुआ था, ये डिजाइन तो किसी और काम के लिए हुआ था। अब ये सड़कें बंद, क्योंकि घरों में डकैतियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, तो वो बाहर के आदमी आने नहीं दे रहे हैं, गार्ड को बिठाया हुआ है। और जो बहुत बड़े बड़े लोग जो जिनकी फैक्ट्रियां थी, वो बैरून मुल्क भागना शुरू हो गए। वो अपने बिजनेस को कोई दुबई लेके जा रहा है, जो जहां जा सकता है, जो अमेरिका जा सकता है अमेरिका चला गया, जो लंदन जा सकता है, क्योंकि उसको तो उसके पास पैसा है, उसको भागना है। वो उसको मईशत की तो पड़ी नहीं है मुल्क की, उसको अपने बच्चे की पड़ी, और जो कि पड़ी होनी भी चाहिए। तो अब यह माशी तौर पर कराची कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अच्छा फिर लिसानियत में जब मामला ये हुआ है, तो एक जैसे मिसाल के तौर पे पठान महाजिर लड़ाई होगी। अब पठान महाजिर लड़ाई हो रही है, उसमें बेचारा मोहल्ले का मोची, जो कि मेरे मोहल्ले में जब हम बच्चे थे जब से उसके पास हम जा रहे हैं अपनी चप्पल सिलवाने के लिए, वो बेचारा पठान, उसको पता भी नहीं है फर्क क्या है। अब उसको काटना मार के जला दिया, जिंदा जला दिया। लकड़ी की टालें जो सिर्फ पठानों की होती थी इलाकों में, हर लकड़ी की टाल जो है, क्योंकि वो पठानों की होती थी, वो टाल के अंदर ही पूरे पठान फैमिली को अंदर बंद करके बेदर्दी से पूरा जिंदा ही जला दिया उन्होंने। बस ड्राइवर जो है वो ज्यादातर पठान होते थे, वो और ये पंजाब से आते थे। उनकी लाशें, अब वो जब मर के उनकी लाशें वहां जाती थी उन इलाकों में जहां, अब वो चाहे वो अदपर दीर जा रही हो, लोअर दीर जा रही हो, सवाद जा रही हो, चाहे वो जनूबी पंजाब जा रही हो, चाहे वो साउथ पंजाब जा रही हो, अब वहां पर उन लोगों को ये पता होना शुरू हुआ कि ये तो लसानी बुनियाद पर झगड़ा शुरू हो गया। जो नफरत नहीं थी वो नफरत शुरू हो गई। पूरा पाकिस्तान में नफरत किस तरह फैली, वो कराची में, जो कराची का था, वो खबर शायद अखबार में इतनी ना आती है, लेकिन जब वो लाश इलाके में जाती है तो उन लोगों को पता चला, फिर वो नफरत शुरू हुई। अब हमने खुद ही शऊर देना शुरू किया, हमने अपने हाथों को अपने, और अच्छा जब लड़ाई हो रही तो ये भी सोचिए कि लाशें भी गिर रही हैं। जब लाशें गिर रही हैं तो आप सुनिए कि एक पूरी नस्ल बर्बाद हो गई इन मामला, पूरी एक नौजवान नस्लों की नस्ल बर्बाद, कत्ल, कोई भी तो बोरीबंद लाशें तो बहुत छोटी बात है। लियारी के इलाके में, ये मैं चशमदीद गवाह हूं इस बात का, क्योंकि हमारा ये होता था कि सबसे ज्यादा क्लैश जो था वो लियारी और नॉन लियारी, यानी लियारी और नॉन लियारी का आपस में बहुत, क्योंकि लियारी था वो ड्रग्स का हब था, ये क्योंकि इलाका जो पोर्ट के पास भी लगता था वो कंट्रोल करते थे बलोच उस इलाके को ज्यादातर।
ये रहमान ये तो बहुत बाद के हैं, उस जमाने में तो वो नाग होता था, काला नाग, वो होता था। ये रहमान उसके बहुत बाद के बच्चे हैं, उसका चाचा, ये वो ग्रुप है। तो वो लोगों ने दीवार के अंदर इन्होंने एक सुराख किया हुआ था हथौड़े मार मार के। तो ये क्या करते थे, पीछे से सर देते थे और तलवार ला के सर काट देते थे। वो सर काट कर वो हाथ में उठा के उससे जो है वो घुमाते थे मोहल्ले के अंदर के, देखो हम आदमी पकड़ के लाए तो ये अंजाम होता है। तो वहां भी ये काम होता था, यहाँ ये काम होता, तो हर इलाके में यही होना शुरू हो गया। फिर क्लैश औरंगी टाउन मैंने अपने आंख से देखा हुआ है। औरंगी टाउन में जो पठान महाजिर, वो पठान महाजिर नहीं, असल में पठान बिहारी लड़ाई हुई थी औरंगी टाउन के अंदर। अब औरंगी टाउन में ज्यादा रहे बिहारी, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर जो है वो पठान रहते हैं और नीचे जो है ये बिहारी रहते हैं। अच्छा, पठानों को शायद ये बात पता नहीं थी, ये वो बिहारी हैं जो 71 में ये जंग लड़के आए हुए हैं। साशिए ये पाकिस्तान आर्मी के साइड बाय साइड लड़े हुए थे। इनको था तजुर्बा बम बनाने का, ये मसाला बनाना जानते थे, लोकल पाउडर से ही है, बारूद से तंबाकू के डब्बे के अंदर बम बना लेते थे। तो अब इन्होंने जो बम अब जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब ये जो होममेड बम है ये पठानों के ऊपर मार रहे हैं, ऊपर पठानों से क्लाशन से नीचे फायरिंग कर रहे हैं। लाशों की लाशें बिखरी होती थी, लाशों की लाशें बिखरी, इलाका बंद। फिर कर्फ्यू लग गया, फाके, खाने पीने को कुछ नहीं। तो मेरे चाचा वाचा इनके पास से इन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनाइज काम शुरू किया था कि ये खाने जमा करते थे, फिर वो इलाकों में लेके जाते थे और वो तकसीम होती थी। ये बहुत बड़ा काम उस ज़माने में जो लोग हैं। तो ये ईदी, और ये ईदी उस ज़माने में अब्दुल ईदी साहब भी थे एक मरहूम। तो उन्होंने फिर ये जो यानी जो इनका स्टार्टिंग है वो ये थी कि ये इलाकों में जहाँ कर्फ्यू और जो बंद हो जाते थे इलाके, जहाँ वो खुल भी नहीं सकते क्योंकि जैसे ही कर्फ्यू खुलता था फिर फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो ये जो खाने वाने का सामान जो था ये अब्दुल ईदी साहब जो थे ये लेके आते थे, और फिर प्राइवेट लोगों ने बहुत ये शुरू किया। तो ये हेल्प, और ये जो था मतलब ये कहें कि कराची की असल बर्बादी का एक दौर शुरू हो गया कि फिर कराची जो था वो लसानी बुनियाद पे कटना शुरू हो गया कि अब वो एक महाजर के इलाके में पठान नहीं, पठान के इलाके में महाजर नहीं, पंजाबी के इलाके में महाजर नहीं, महाजर सिंधी इलाके में, यानी ये जो था वो तकसीम शुरू हो गए, लोग मूव आउट होना शुरू हो गए क्योंकि वो घरों से उठा लेते थे। अगर आप एक इलाके में रह रहे हैं जहां पे एक दूसरे इलाके वाले की अक्सरियत है, दूसरे कौम की, वो आपको उठा लेगा, आपका बच्चा उठा लेगा, मार देगा, गोली लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो जहां। कामरान साहब ये बताएं कि ये जो पुलिस थानों का आपने तस्करा किया, तो 2-3 वाक़यात जो मेरे सामने आए और मैंने उन पर तहकीक भी बहुत की कि बाज़ मौके ऐसे आए, बड़े सीरियस शदीद किस्म के जो वाक़यात थे उनमें, कि पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को गैर फ़ाल कर दिया गया। वो किस तरह होता था? क्या कोई इस्लामाबाद से हुक्म आता था या सिंध हुकूमत का अपना हुक्म होता था या कोई नादीदा क़ुव्वतें थीं जो ये पुलिस समेत दीगर इदारे जो हैं, जो जिनका काम है अमन व अमान कायम करना, वो गैर फ़ाल कैसे होते थे? कि कौन ऐसी ताकत कैसी थी जो उसको खामोश करवाती थी? अब आपको समझाने के लिए मुझे वहीं लेके जाना पड़ेगा जहां मैं 50,000 की गाड़ी को 3,000 में मैंने बेच दिया। पैसा जो आ रहा है ये पार्टी के पास जा रहा है, यानी ये था कि उनको फायदा हो रहा है। और एक सोचिए कि एक एंटिटी यानी एक ग्रुप जो है, एक कॉलेज से 3 या 5 गाड़ियां हफ्ते की उठ रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, सब मिला के आप 4-5 लाख रुपए, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए हफ्ता पकड़ के चलिए एक कॉलेज का, ठीक है। 20 कॉलेज का आप मल्टीप्लाई कर लें टाइम 5, ठीक है, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा। फिर तवान का मामला हुआ। तो अब जब आपका बच्चा पकड़ा गया है, आपका लड़का पकड़ा गया है, वो आपका जो है वर्कर है और वो आपके लिए पैसे सप्लाई, पैसे का काम भी कर रहा है, आपसे आमदनी का जरिया बना हुआ है। तो आज जब आपका बंदा पकड़ा गया, आप जाके एसडीएम के पास, सीधा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाके उसके पास, आप लोकल, हमारा ये हमें पैटर्न मैंने बता दिया कि हम एसडीएम के ऑफिस पहुंच जाते थे। तो एसडीएम के ऑफिस जाके बंदा छुड़ाओ। अगर एसडीएम दरखास्त कर रहा, थाने वाला बोलता है, अब होता यह था कि कुछ ऐसे लोग थे जो अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। ये कराची में उस दौर में काफ़ी अच्छे चौधरी लतीफ़ साहब होते थे उस ज़माने में, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। चौधरी अमीद उनके भाई थे, एसएसपी सीआईडी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। यही होता था। फिर अगर आपने उनका जो है वो जब मान नहीं रहा, वो एसडीएम का हुक्म नहीं मान रहा, फिर वो ऑर्डर पर्ची लेके जो था वो एसडीएम तो उस ज़माने में बादशाह होता था, मजिस्ट्रेट के पास गया और जाके उसने जो था लगा दो। फिर तबादले होना शुरू हो जाते थे। फिर वो अच्छे थाने से हटा के आपको ऐसी जगह भेजते थे जहाँ पर बिल्कुल जो है वो कोई आमदनी का कोई जरिए, क्योंकि पुलिस की जो है वो ऊपर की आमदनी से मामला चलता है। वो आपको कराची से हटाएगा, मलिर हब जाके भेज देगा, मलिर हब में डाल दिया, गुलशन से उठाया मलिर हब में डाल दिया। डिफेंस थाने की सबसे महंगी होती थी निपियर थाना था उस जमाने में, चूंकि वहाँ वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था, सबसे महंगा जो थाना बिकता था वो निपियर थाना बिकता था। तो निपियर थाने से उठाएगा वो आपको और वो उठा के भेजेगा चौकी के आसपास किसी ऐसी जगह पे जहाँ हॉक्सबे और बाहर कराची के दूध में, जहाँ आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा। फिर वही मामला शुरू हो जाएंगे। तो वो पुलिस वालों को भी अपना ख्याल करना पड़ता था। अगर जो नहीं मानता था, जो आपकी बात, जिसने आपकी बात नहीं माननी, मैं आपको मिसाल देता हूं, नहीं भाई सुनिए,
मैंने, मेरे पास गाड़ी होती थी मेरे, अच्छा मेरे वालिद साहब अच्छे खाते पीते मैनेजर थे एक ज़माने में, तो वो मैं 80 की बात कर रहा हूँ। बाद में जब और ज़्यादा उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री ली, तो हम लोगों ने गाड़ी खरीदी, बड़ा खुश होकर सुजुकी गाड़ी। मेरे वालिद साहब जो कि हलाल की आमदनी, जिन्होंने ज़िंदगी के भी हराम नहीं कहा, वो सुजुकी आती थी, मेहरान शायद उसको ज़माने में एफएक्स के नाम से आती, वो एफएक्स मेरे वालिद साहब ने खरीदी। आप सोचिए मेरे पास 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में मेरे पास शराड होती थी। वो कहाँ से आई? मैंने जाके वो गाड़ी छीनी, मोहल्ले में गाड़ी छीन ली। एसएचओ का आ गया मेरे पास, या खुदा के वास्ता तूने गाड़ी छीन ली है। मेरे पास 2 महीना वो गाड़ी है, 1.5-2 महीना वो गाड़ी है। मुझे कहता है यार तेरे पास 2 महीने से वो जो है जिसकी तूने छीनी है वो कंप्लेन कर रहा है आके कि तू गाड़ी उसकी मोहल्ले में ही चला रहा है, तू भी कैसा आदमी यहीं खड़ी रखता है। तो बोला मैं क्या करूं फिर? तो कहता है यार उसकी गाड़ी वापस कर दे, मैं अभी किसी की गाड़ी उठाई है वो थाने में खड़ी आके ले जा। मेरे पास हमेशा शराड रखी है, अच्छी ऐसी अच्छी गाड़ी। वो आएगा, उसने वो जाके गाड़ी मुझसे रिकवर कर ली, वो जाके असल मालिक को दे दी। फिर मैं थाने में खड़ी हुई जो गाड़ी जो उसने किसी की रिकवर की थी किसी और से, वो जाके मुझे चाबी दे दी। अब मैं वो गाड़ी थाने से, अब जो हमारी सिस्टम छीनने की जरूरत नहीं, थाने से गाड़ी आती थी। एक और बात, उस जमाने में नया नया शुरू होता, हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने वो बसें चलाई थी, सरकारी बसें चलती थी। पहले तो हमारा तो एक प्राइवेट बसिंग का निजाम है, सरकारी बसें। वो सरकारी बसें हमारी जाती होती थी, वो ये समझ लें। जलसे में जाना, जब मूड हुआ वो बस जाके छीन ली। जब रोड पे चल रही है डंडे मारे, बस को उतारा। वहां पे एक लड़का था जो बस चलाना जानता था, उसको बिठाया, वो पूरे कराए। वो शॉपिंग, अगर हम लोग खाना भी खाने यार रात को हलीम खाने, उस बस में जा रहे हैं, उसी बस में है 5 लड़के, बस रखी है हमारे पास। महीना महीना वो सरकारी बसें हमारे पास होती थी, वो कोई आवाम के लिए नहीं चलती थी, वो हर पार्टी के पास, खाली हमारे पास ही नहीं, हर पार्टी के पास वो बस उनके जाती ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती थी। अब ये जिस शहर का हाल हो जाए जहां इतनी लाकानूनियत, तो पुलिस वाला क्या करेगा आपको? उसने अच्छा, फिर अगर वो नहीं मान रहा, कुछ ऐसे भी हैं, जैसे उसने, अगर वो पुलिस वाला मिसाल के तौर पे पंजाबी है, जो कि ज़्यादातर पुलिस पंजाब में, जब कराची की जो पुलिस थी ज़्यादातर उनका ताल्लुक पंजाब से था। अब चूंकि वो एमकेएम का मामला जो था वो उर्दू स्पीकिंग जमात थी, उनको वो वैसे ही नहीं खटकते थे, तो जब भी मामला होता वो पुलिस वाला मार देते, उसके घर पे जाके उठा लेंगे, टॉर्चर करेंगे, मार देते। तो पुलिस वालों को बहुत कत्ल भी हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत एक खतरनाक हद तक इन्होंने पुलिस का कत्लेआम किया है। एसएचओ को मार दिया, जो भी था मोरर मार, जो भी दिल चाह उसको उठा के मार देते थे मिसाल बनाने के लिए। उससे एक और चीज ये होती थी कि दहशत होती थी। अगर आप, अब एमकेएम का लड़का है और आपने तो उसको थाने वाला कोई रोकता है, उसको बोला मैं एमकेएम का हूं, उसको पता अगले दिन मुझे बंदा मार देगा मेरा, को आगे घर पे कौन रोकेगा? कोई सिक्योरिटी घरों पे तो होती नहीं है ऐसी, पुलिस लेन के अंदर घुस घुस के आदमी मार नहीं। लेकिन ये तो लोकल लेवल के मामला आता है ना। अभी आप देखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो जो वकला तहरीक चल रही थी, उसमें इफ्तिखार चौधरी जब कराची एयरपोर्ट पर उतरे हैं, तो जो कराची में हंगामा बपा हुआ और जिस क़यामत खेज़ लम्हात से गुजरी है कराची की आवाम, तो उस दौरान जो कुछ हुआ, सरेआम कत्लो गारतगरी लोग देखते रहे, और लूट मार जो हुई, आतिशजनी, इतनी आतिशजदगी, हर जगह पे आग लगाई गई, सड़कें जो हैं खून से नहला दी गई। तो उस वक्त भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, और वहाँ उनकी गाड़ियाँ पुलिस की अपनी उन्होंने खुद पेश की गई, ये भी जलाओ। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरह की जो बात थी कि ये पुलिस खामोश तमाशाई बनती थी, गैर फाल हो जाती थी, ये क्या होता था, कैसा तरीका था ये? इसके पीछे एक साइंस है। अब ये जहन में रखिए कि यही जमातें जो हैं ये इलेक्शन भी लड़ रही हैं। अब कराची की जमात का, मगर एमकेएम का नाम लेते हैं, तो एमकेएम ने जब इलेक्शन लड़ा, अब वो हर हुकूम, अब उनकी कराची में तो अक्सरियत है, वो तो आप वोट बंदूक के जोर पे होता था, वो कोई इलेक्शन तो नहीं होता था, वो तो जितने डब्बे थे वहीं डाल के भरते थे, कोई लाइन वाइन को वोट नहीं डल रहा, सब उन्होंने वो धांधली होती थी उसमें। अब चूंकि सारी सीटें कराची की आ गई, अब उन्होंने क्या पकड़ा, एक उन्होंने भी नुस्खा पकड़ लिया था, उन्होंने हर हुकूमत का हिस्सा बन जाना, जो भी हुकूमत है उसका हिस्सा बन जाएंगे। अब वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे तो अब आप उनकी गवर्नमेंट है, नेशनल असेंबली में उनकी सीट है, प्रोविंशियल असेंबली में उनकी सीट है, 100% वही है, वही रन कर रहे हैं, बेताज बादशाह है वो। तो अब जो आपने इफ्तिखार चौधरी साहब वाले मामले को जिसका आपने जिक्र किया, तो वो यही था ना कि वो उस वक्त मुशर्रफ साहब के एलआई थे एमकेएम, तो वो उनकी एलआई थी। अब वो उन पर प्रेशर ये डालेगा, उन्होंने इस्तेमाल किया एमकेएम को सिर्फ अपनी ताकत देने के, हम भी इनको ताकत दिखाते हैं, तो उन्होंने एमकेएम को वहां से ऑर्डर कर दिया कि चलो भाई निकलो, तुम लोग भी दिखाओ इनको, यानी अपोजिशन बन के। तो वो जो सड़कों पे जो खूनरेजी की है वो एमकेएम ने, तो वो तो हुकूमत के कहने पे की थी, उस वक्त की हुकूमत के कहने पे की थी। और ये सारे मामला, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उसका भी हिस्सा एमकेएम होती थी, जिस भी पार्टी की, उसका एमकेएम उस हुकूमत का हिस्सा रहती थी। क्यों? उनको फंडिंग मिलती थी, जो भी खा जाते थे। खैर वो तो कोई तरक्याती काम में तो लगा नहीं, वरना कराची का जो हाल है वो ना होता।
तो उन्होंने सारा पैसा तो खा लेता था, वो सारा उनका जहन्नुम की आग भरता था, और वो इस तरह से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते थे। तो चाहे वो प्रोविंशियल तो उन्हीं की हुकूमत ही है, प्रोविंशियल पे तो उन्हीं की हुकूमत है, चाहे वही कराची का हिस्सा है, वही बेताज बादशाह है। तो जहां तक एक्शंस करवाए, जैसे वो केडीए जितने महकमे हैं उनमें भी उनकी हुकूमत होती थी, आप कोई काम नहीं कर सकते थे। इसको आपने सुना होगा नाम चाइना कटिंग, चाइना कटिंग बड़ा नाम, बड़ा मशहूर एक थी, अब भी होता है, उस जमाने में भी होता था। बट चाइना कटिंग जो शुरू हो गया था वो यही था कि आप वो पार्क जो थे वहां जमीनें कब्जा कर ली, वो केडीए से जाली पेपर बना लिए उन्होंने, कंस्ट्रक्शन करा के किसी में शादी हॉल बन रहा है, वही सियासी यानी एमक्यूएम ने ही अपने शादी हॉल बनाए, एमक्यूएम ने बिल्डिंगें बनाई, एमक्यूएम ने ही सब कुछ किया, वो उन्होंने अपने तौर पर जहां जिसका बस चल रहा है उसने वो काम शुरू कर दिया। सवाल ये है कि आमरीत के दो अदवार थे, एक जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का और एक जनरल मुशर्रफ मरहूम का। उसके अलावा सियासी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा बरसे इक़्तिदार रही वहाँ, ज़्यादा तवील अरसे तक। तो ये ज़्यादा कत्ल गारतगरी खूरेजी जो है सिफाकी या बर्बरियत, ये आमरीत के दौर में ज़्यादा हुई या सियासी अदवार में ज़्यादा हुई? ज़िया साहब की आमरीत में तो ये पार्टियां शुरू हुई थी, उस वक्त तो पैदा हुई थी एमक्यूएम, और उसके पैदा करने की वजह यह थी कि उस वक्त सबसे ज्यादा जोर यानी वो जो कॉलेजों में, स्कूलों में, मोहल्लों में पीपल्स पार्टी का जोर था। ठीक है, एक तरफ जमीयत, एक तरफ दो ही जमातें होती थी जो बड़ी, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और जमीयत, जमात इस्लामी। तो ये जमीयत, अब इनका जोर तोड़ने के लिए एक तीसरी ताकत लानी थी। तो ये जो पार्टी जिसको पैदा किया ये एमक्यूएम को, ये जो बनाई हुई पार्टी है, ये ज़ियाउल हक शहीद की जो बनाई हुई पार्टी, ये उन्होंने वो लेके आए, उन्होंने पैदा किया इसको, ताकि कराची में, सिंध के अंदर खास तौर पर, बिलखुसूस कराची में जो है वो एक, क्योंकि कराची में जो होता है वो पूरे पाकिस्तान अफेक्ट होता है उससे, तो वो एक नई ताकत शुरू कर दे ताकि इनका दौर टूट जाए। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी दुश्मन थी ज़ियाउल हक की, तो उनके साथ उनका जोर तोड़ने के लिए एमक्यूएम से फिर, जो क्योंकि एमक्यूएम का सबसे ज्यादा झगड़ा भी पीपल्स पार्टी के साथ ही रहा है, पीएसएफ के साथ, जो पीएसएफ और एपीएमएसओ का जो सबसे अगर आप कहें तो ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन अगर था, तो ये दो जमातों का झगड़ा था। तो इन लोगों को इसलिए अब वहां से शुरू हुई। फिर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट के साथ तो वो कोई साथ में बैठे हुए भी हैं और बीच नीचे लड़ाई भी हो रही है, वो क्योंकि बंदर मार्ट का मामला है ना सारा, तो बंदर मार्ट में नीचे लड़ाई भी हो रही है। तो असल जो खूरेजी अगर आप कहें तो जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो खूरेजी हुई है वो सबसे ज्यादा जो हुई है पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ के दौर में चलती रही, लेकिन वो उस पीक पे नहीं थी। जो असल जो खूरेजी थी वो असल पीपल्स पार्टी का जो दौर था, वो एक स्याह दौर जिसको आप कह लें, वो दौर में ज्यादा थी, क्योंकि इनको खुली छूट थी ना, हर एक को ही खुली छूट थी। यहाँ पीएसएफ वाले, पीपल्स पार्टी वालों को कोई कुछ कह नहीं सकता था, हुकूमत उनकी है, और वहाँ एमक्यूएम वालों को सूबाई में वो है, उनके साथ आप नहीं पंगा ले सकते थे। तो ये सबसे ज्यादा खूरेजी जो थी उस दौर में ज्यादा हुई। और फिर लाइसेंस, यानी आप सोचिए असले के लाइसेंस और ये सारी चीजें, वो तो खुला का मिनिस्टर को कोटे में मिलते थे क्लशनकोफ के लाइसेंस, तो मिनिस्टर के पास गए, आपने 16 क्लशनर के लाइसेंस लिए और वो इशू करा ली, ताकि अगर कोई मामला, तो जो बड़े बड़े लोग थे वो अपने साथ जो थे वो लाइसेंस क्योंकि 144 की खिलाफ वर्जी ना कर सके, तो वो फिर मिनिस्टर कोटे पे लाइसेंस भी इशू होना शुरू हो गया, और मिनिस्टर कोटे पे ही वो क्लशन है, वो लड़के डकैतियां करते थे उस क्लशनों के साथ जो मिनिस्टर कोटे पे इशू हुई होती थी, जो रखा होता था। ओ पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है जो आपके जवाब यही बनता है कि जो मैंने सबसे ज्यादा खून देखी वो पीपल्स पार्टी के दौर में देखी है, ऐसी कहीं और नहीं देखी। चाहे वो इलेक्शन का दौर हो, उसमें भी लड़ाई हो रही है, इलेक्शन के दरमियान भी, वो एक अजीब ही सूरत हाल थी, और वही इलाके का टेक ओवर का मामला था, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। चौधरी असलम, दूसरा राव अनवार। चौधरी असलम इस खाकसार ने बड़ा करीब से देखा है। पीर साहब को जहां से मिल जाए वहां से ले लो, ये किसी के जो थे वो खैर ख्वाह नहीं थे। सौलत मिर्जा के अलावा किसी शख्स को फांसी क्यों नहीं हुई? इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस मौजू पे बात की तो फिर वो कुछ इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मेरा मसला नहीं है, मुझे खैर है, वो आप लोग नहीं छापेंगे उसको, मैं बता दूं, मुझे पता है वो।